हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, यदि आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको A to Z 1 से 20 तक सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन हैं ये हर साल बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना यदि आपका मन करे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर दिए गए हैं कि शुद्ध जल की मोलरता है। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.56। इसे आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि आप इसे याद रखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.56। देखिए, अगले क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन दिए गए हैं परासरण दाब, क्वथनांक, वाष्प दाब और हिमांक। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से इनमें से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर क्वथनांक भी होता है, वाष्प दाब भी होता है, हिमांक भी होता है, लेकिन नहीं बाबा, ये सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? आपको अच्छे से पता होगा कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला परासरण दाब, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और चौथा है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इस तरह हो, लेकिन यहाँ पर क्वथनांक, वाष्प दाब, हिमांक दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं हो जाएंगे, इसका राइट आंसर परासरण दाब हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आयतन होता है, ठीक है, जिसमें आयतन होता है उसी में ताप का प्रभाव पड़ता है, बाकी और पर नहीं पड़ता। तो देखिए, मोलरता इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोलरता में आपका आयतन होता है तो इसमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर मोलरता भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिए गए हैं मोलरता का इकाई है, मोलरता का मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा कि मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का उदाहरण है। इन चारों में से विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है। तो मैं आपको बताऊं, विद्युत अपघटन वो होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से हैं जो आयन में टूट जाते हैं। देखिए, चीनी ये तो आयन में नहीं टूटता है, सोडियम एसीटेट ये आयन में टूट जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार यूरिया बेंजीन भी आयन में नहीं टूटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, यानी कि सोडियम एसीटेट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई है, इसमें आपका विशिष्ट चालकता का इकाई पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन लेक्लांसे सेल, लेड स्टोरेज सेल और सांद्रण सेल, और इनमें से सभी। तो देखिए, इनमें से आपका द्वितीयक सेल पूछा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर लेक्लांसे भी तो होता है। जी हाँ, ये आपका प्रथम सेल होता है, प्राथमिक सेल। ठीक है, और इसमें दूसरा पूछा तो लेड स्टोरेज बैटरी ही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 7, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक जो है यल अपान ए होता है। ठीक है, यल अपान ए होता है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, एक कूलाम बराबर होते हैं, एक कूलाम इनमें से कौन सा बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए 96,500 फैराडे और बी सी डी। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यदि आप दूसरा चैप्टर पढ़े हैं विद्युत रसायन, तो वहाँ पर आपको मिला होगा एक कूलाम बराबर 96,500 फैराडे होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया गया है, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आर्हेनियस का समीकरण है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, के बराबर ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल में H2Cl2 एरो 2HCl सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि है। ये आपका समीकरण दिया गया है। इनमें पूछा गया है कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। ठीक है, तो देखिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसमें आप जैसे ही इसका रिएक्शन करेंगे HNO की उपस्थिति में, तो ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक है, इसका जो है कोटि शून्य हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका अपचयन विभव क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है। देखिए यदि यहाँ पर रख दिया गया 0.76, ठीक है, यदि आप इसका अपचयन विभव लिखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि यहीं पर अगर माइनस के 0.76 लिया गया है, इसे आपको ऑक्सीकरण बनाना है तो यहाँ पर आपको प्लस बना देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, माइनस के 0.76 वोल्ट। हाँ देखिए, ये आपके एक समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। व्यक्त किया जाता है तो इसका अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसमें आपको कोटि दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोटि बराबर होता है उसमें अभिक्रिया के सांद्रों की घातों का योग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए की पावर 1 दिया गया है, बी की पावर 1 और सी की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसी तरह से दिए गए हैं। तो आप इसका जैसे कोटि ज्ञात करेंगे तो आपको पहले देखो, मैं आपको बताता हूँ, 1/2 प्लस 1/2, इसे आप जैसे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक उधर दिया गया है तो 1 1 2, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। इसमें आपका वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक इकाई पूछा है। तो देखिए प्रथम कोटि का आपका पता होना चाहिए कि टाइम इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, यही इसके होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टाइम इनवर्स हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका टाइम इनवर्स हो जाएगा। अगला क्या है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, अर्धकाल आयु स्वतंत्र है। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धकाल आयु जो है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या दिया गया है, अभिक्रिया दी गई, इसमें पूछा गया कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो देखिए ये आपका जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आपको इसे ध्यानपूर्वक रख लेना, नहीं कहा जाता भाई आ भी सकता है। ठीक है, ये तो ये आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि एक जटिल प्रकार की अभिक्रिया है, और जटिल होती है वो तृतीय चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए अगला क्या दिया गया है, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, किसके बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके ताप बढ़ाने से आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यही क्लियर हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 18 क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण के बराबर ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के लिए सत्य कथन है। के साम्य स्थिरांक है, जी बिल्कुल नहीं। ए अधिशोषण गुणक है, ये भी नहीं। ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, जी हाँ। आर रेडबर्ग स्थिरांक है, नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ए संकीर्ण ऊर्जा है। ठीक है, इस समीकरण में जो ई ए दिया गया है ये आपका संकीर्ण ऊर्जा है, तो सी एस का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या दिया गया है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है उसमें ताप के प्रभाव को कौन सा समीकरण दिखाता है। तो देखिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ समीकरण, ये नहीं। क्लैसियस समीकरण, बिल्कुल नहीं। गिब्स, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्हेनियस, आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है, आर्हेनियस सही हो जाएगा। देखिए ये क्या दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए, पीछे आया था यही क्वेश्चन, तो समय इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग अभी कमेंट करो इस कमेंट सेक्शन में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ऐसे ही आपकी सीरीज आने वाली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।